के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम हाइगेंस प्रिंसिपल, यानी कि हाइगेंस प्रिंसिपल की सहायता से हम लोग परावर्तन के नियम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब परावर्तन के नियम को कैसे डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए देखो यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने ड्रॉ किया। साइड में इधर फिगर ले लेते हैं। ये हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ड्रॉ किया एक्स डैश। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ लाइट पैरेलल लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है, अब इस पैरेलल लाइट को मान लो इंसिडेंट कराए यहाँ, ये एक लाइट वेव, ये दूसरा लाइट वेव और ये तीसरा लाइट वेव। ठीक, ये पैरेलल लाइट वेव है। थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, तुम लोग स्केल से खींचना। ये 3 लाइट वेव्स हम लोग ने दिखा दिया, 1, 2 एंड 3। अब ये लाइट वेव पैरेलल है, तो इस पर जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, वो प्लेन होगा। तो लाइट जिस डायरेक्शन में है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में हमने एक प्लेन ड्रॉ किया, ए बी और ये सी। ठीक है, अब देखो यहाँ ये जो लाइट वेव इंसिडेंट हो रहा है, ये लाइट वेव का पॉइंट ए सबसे पहले इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर हो सकता है, तो सबसे पहले ये पॉइंट ए क्या कर रहा है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, अब जिस पॉइंट पर ये ए स्ट्राइक करेगा वहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स का फॉर्मेशन शुरू होगा, सेकेंडरी वेवलेट्स बनना शुरू होगा। अब देखो उस सेकेंडरी वेवलेट्स को टाइम कितना मिलेगा। अब जैसे ये लाइट सी से पहुँचेगा कहाँ पर, सी डैश पर, तब जाकर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगा। ठीक है, मान लो कि लाइट का स्पीड इस मीडियम में v है, कितना डिस्टेंस हो गया ये v इंटू टी। अब जरा सा सोचो, हम लोग इससे पहले हाइगेंस प्रिंसिपल में क्या डिस्कस किए थे कि प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव लेट्स, है ना, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेवलेट दोनों का स्पीड सेम मीडियम में सेम होता है ना। प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव दोनों का स्पीड समान माध्यम में समान होगा, सेम मीडियम में सेम होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि जितने समय में सी से चलने वाला लाइट वेव कहाँ पहुँचेगा, सी डैश पर, ठीक उतने ही समय में ए से उत्पन्न होने वाला, ए से प्रोड्यूस होने वाला सेकेंडरी वेवलेट्स सी डैश के बराबर दूरी तय करेगा। समझ में आया कंडीशन। जितने समय में सी से चलने वाला वेव फ्रंट कहाँ पहुँच रहा है, सी डैश पर, ठीक उतने ही समय में ए से उत्पन्न होने वाला सेकेंडरी वेवलेट्स सी डैश के बराबर दूरी को तय करेगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि सी डैश के बराबर दूरी को रेडियस मानकर पॉइंट ए पर हम लोग क्या करते हैं, एक हेमीस्फीयर। अब हेमीस्फीयर ही क्यों, तो हेमीस्फीयर इसलिए लिए क्योंकि अब ये पॉइंट ए क्या कर रहा है, सोर्स की तरह व्यवहार कर रहा है। अब ये जब सोर्स की तरह व्यवहार कर रहा है तो क्या होगा कि स्थिति, लाइट इससे चारों तरफ फैलेगी। तो जब लाइट चारों तरफ फैलेगी तो उसका सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसा होगा, हेमीस्फेरिकल। ठीक, पीछे तो जा नहीं सकती है, ऊपर ही जाएगी, तो इसका जो शेप होगा वो कैसा बनेगा, हेमीस्फेरिकल शेप बनेगा। तो हमने एक हेमीस्फीयर बना दिया। सोचने वाली बात देखो क्या है, अब जैसे ए से जो सेकेंडरी वेवलेट्स चलेगा, इसका सेकेंडरी वेव फ्रंट ऐसा होगा। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। अब देखो स्थिति, हम लोग क्या पढ़े थे अभी हाइगेंस प्रिंसिपल में कि प्राइमरी सेकेंडरी वेव फ्रंट पर हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी वेव फ्रंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब देखो दिमाग लगाओ, यहाँ सी से चलने वाला वेव फ्रंट अभी कहाँ है, सी डैश पर, और ए से चलने वाला सेकेंडरी वेवलेट्स अभी इसको टच कर रहा है ना। ये वेव फ्रंट है तो इसको टच करेगा, तो इसको टच कर रहा है ए से चलने वाला वेव फ्रंट और सी से चलने वाला अभी है सी डैश पर। तो हम लोग क्या करते हैं कि सी डैश से एक टेंजेंट इस हेमीस्फीयर पर ड्रॉ किए। ठीक है, सी से एक हम लोग क्या किए, सी डैश से एक टेंजेंट हेमीस्फीयर पर ड्रॉ कर दिए। अब इस टेंजेंट पर क्या करना है, अब हम लोग क्या पढ़े थे कि लाइट रे पर जो वेव फ्रंट होता है वो नॉर्मल होता है। तो हम लोग इस टेंजेंट पर पॉइंट ए से एक नॉर्मल ड्रॉ किए। ठीक है, पॉइंट ए से नॉर्मल ड्रॉ किए, मान लो ये है ए डैश। ठीक उसी प्रकार से ये बी लाइट
बी से चलने वाला जो लाइट वेव है वो इस पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करेगा। मान लो ये पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं ओ। अब देखो कंडीशन यहाँ पर क्या होगा कि बी से भी एक नॉर्मल हम लोग इस पर ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि हम लोग अभी क्या पढ़े थे कि सेकेंडरी वेव फ्रंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो प्राइमरी वेव फ्रंट के नए पोजीशन को व्यक्त करता है। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए, तो ये जो टेंजेंट होगा वो प्राइमरी वेव फ्रंट का नया पोजीशन होगा, न्यू पोजीशन। अब प्राइमरी वेव फ्रंट का नया पोजीशन होगा तो बी से जो रिफ्लेक्ट होगा लाइट वो इस पर नॉर्मल होगा, तो हम लोग नॉर्मल दिखा दिए। ठीक है, ये पॉइंट मान लो बी डैश। तो अब देखो इस फिगर में क्या हो गया कि ए बी सी इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए डैश बी डैश और सी डैश रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब देखो दिमाग लगाओ यहाँ एक चीज़ और, मान लो इस पॉइंट पर नॉर्मल, चूंकि ये फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हम यहाँ नहीं दिखा रहे, साइड में देखो। जैसे ये फर्स्ट लाइट हमने दिखाया, ये नॉर्मल ड्रॉ किए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ना, इस जगह पर ये नॉर्मल होगा, इसको हम मिटा देंगे, फिर ये आई हो गया। अब क्या होगा कि ये लाइट रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, अब ये लाइट जो रिफ्लेक्ट होगा तो ये जैसे ए डैश बी डैश और सी डैश रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है तो इस पर नॉर्मल यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट यही है। अब ये लाइट रिफ्लेक्टेड है तो ये एंगल क्या होगा, आर। अब देखो ये एंगल आर हो गया, तो अब हमारे पास जो कंडीशन होगा वो कंडीशन क्या होगा, तो जरा सा इस फिगर में चले आओ, ये लाइट और ये लाइट को देखो। ठीक, इसके नॉर्मल ये, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल आई, तो ये पूरा का पूरा एंगल 90 माइनस आई। अब जब ये एंगल 90 माइनस आई तो ये नॉर्मल और ये सरफेस, इन दोनों के बीच भी 90 डिग्री, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ ये जो वेव फ्रंट है इसका एंगल हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से ये रिफ्लेक्टेड लाइट है तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का एंगल हो जाएगा आर। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है यहाँ पर, है ना, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, इस पर ये हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक, ये एंगल आर। अब जब ये एंगल आर हो गया है तो हमारे पास कंडीशन क्या होगा कि ये एंगल आर, तो ये 90 माइनस आर, और जब ये 90 माइनस आर तो ये वापस आर। इसलिए हम लोगों ने यहाँ क्या किया, ए पर एंगल आई दिखाया और सी डैश पर एंगल आर दिखाया। क्लियर है, फिगर में कोई कन्फ्यूजन? अब देखो करना क्या है हम लोगों को, F 1 2 एंड 3 ये क्या है, तो इंसिडेंट लाइट वेव्स है ना, 1 2 3 सब इंसिडेंट लाइट वेव्स है। ए बी सी इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। और क्या है, ए डैश बी डैश सी डैश, ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक, एक्स और एक्स डैश, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। अब चले आओ देखो क्या है। अब जैसे ये मीडियम तो सेम है, अब सी से सी डैश तक जो डिस्टेंस है वो हो गया v इंटू टी, तो ए से ए डैश तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, v इंटू टी। यानी कि यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, हियर सी सी डैश इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू, अब देखो दिमाग लगाओ, या छोड़ो अभी इसको, पहले इसको लिख लो वी टी। अब क्या दिमाग इसमें लगाना है हम लोगों को, अगर हम लोग मान लो टी का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू सी सी डैश बाय भी और ए डैश बाय भी। चले आओ सेम कंडीशन यहाँ पर। अब जैसे ए से ए डैश तक का डिस्टेंस, सी से सी डैश तक का डिस्टेंस सेम है, तो बी से जो लाइट वेव या वेव फ्रंट चला वो बी से टकराया कहाँ, ओ पर, ओ से गया कहाँ, बी डैश पर।
अगर ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है तो B से O और O से B डैश तक का डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, A से A डैश के बराबर और C से C डैश के बराबर। या तुम ये कहो कि चूंकि ये टच कर रहा है B डैश पर तो C से C डैश तक लाइट को आने में जितना समय लगेगा, A से A डैश तक लाइट को जाने में जितना समय लगेगा, ठीक उतना ही समय B से O होते हुए B डैश तक जाने में लगेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, नाउ T इज इक्वल टू BO प्लस OB डैश डिवाइडेड बाय V। लिख सकते हैं ऐसे। इसको हम लोग ले लिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो OB और OB डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आ जाओ यहाँ फिगर में, ट्रायंगल ABO ये नॉर्मल है ना, तो क्या करते हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABO में क्या लिखेंगे, साइन आई इज इक्वल टू, देखो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, साइन आई इज इक्वल टू BO डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस AO। हाइपोटेनस ये क्यों हुआ, क्योंकि ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के सामने ये हाइपोटेनस होगा, तो साइन आई इज इक्वल टू BO बाय AO, ठीक है, और BO इज इक्वल टू AO साइन आई। ओके, अब चलो अगेन इन ट्रायंगल C डैश B डैश O, देखो यहाँ C डैश B डैश O, एक बार फिर यहाँ एंगल क्या है, नॉर्मल, तो एंगल R के सामने ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, क्या करेंगे यहाँ पर, साइन R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर OB डैश बाय हाइपोटेनस OC डैश, और OB डैश इज इक्वल टू OC डैश साइन R। क्या करो यहाँ पर, ये BO और OB डैश दोनों के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, T इज इक्वल टू AO साइन I प्लस OC डैश साइन R डिवाइडेड बाय V। अब देखो तो इस फिगर में OC डैश को क्या लिख सकते हैं, OC डैश को हम लोग AC डैश माइनस AO लिख सकते हैं, है ना, OC डैश को AC डैश माइनस AO, चेंज करो, T इज इक्वल टू AO साइन I प्लस AC डैश माइनस AO साइन R डिवाइडेड बाय V, और T इज इक्वल टू AO साइन I प्लस AC डैश साइन R माइनस AO साइन R डिवाइडेड बाय V, ठीक है। देखो AO को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और T इज इक्वल टू AO को कॉमन ले लिए, साइन I माइनस साइन R प्लस AC डैश साइन R बाय V, ठीक है। अब देखो कंडीशन, इसको ले लिए हम लोग इक्वेशन सेकेंड। अब जरा फिगर में तुम लोग वापस आ जाओ, फिगर में देखो C डैश A डैश A, नाउ इन ट्रायंगल C डैश A डैश A, C डैश A डैश A साइन R लो, साइन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A डैश डिवाइडेड बाय AC डैश, क्या हो गया यहाँ, A डैश इज इक्वल टू AC डैश साइन R
और ए डैश को अभी क्या लिखे थे, वी टी, ए सी डैश साइन आर, और टी इज इक्वल टू ए सी डैश साइन आर बाय भी। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन सेकंड और थर्ड दोनों को कंपेयर करो। टी इज इक्वल टू ये टर्म प्लस ए सी डैश साइन आर बाय भी। यहाँ पर टी का वैल्यू है ए सी डैश साइन आर बाय भी। अब ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगा कैसे, जब ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। जब इस टर्म को हम लोग जीरो कर देंगे तब इक्वेशन 2 और 3 दोनों सेटिस्फाई होगा। तो क्या कर देना है यहाँ पर, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ए ओ साइन आई माइनस साइन आर इज इक्वल टू 0। जब इस वैल्यू को हम लोग जीरो करेंगे तभी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अब जीरो करने का मतलब क्या हो गया, साइन आई माइनस साइन आर इज इक्वल टू 0 सिंस ए ओ इज नॉट इक्वल टू 0। ए ओ का वैल्यू तो 0 है नहीं, तो ये टर्म 0 होगा। ये टर्म 0 का मतलब साइन आई इज इक्वल टू साइन आर और आई इज इक्वल टू आर। ये क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर हाइगेंस प्रिंसिपल से हम लोगों को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना होगा तो ये डायग्राम ड्रॉ करके इसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है।